जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट विलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH एकेडमी में। दोस्तों आज हम देखेंगे 15 जनवरी से रिलेटेड ऑल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों आप सब वीडियो को अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों तक पहुंचा दें एंड जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गलती से भी ना भूलें। लाइक का तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आप खुद से ही कर लोगे। और दोस्तों याद रखें, वीडियो को स्किप ना करें, बीच में आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स बताई जाएगी, तो आप पेन कॉपी लेकर बैठें। जो PPT पर नोट नहीं होगी वो आप खुद से लिखते चलें और एक्स्ट्रा डिटेल्स को याद रखें। ये 12 क्वेश्चन में हम कम से कम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। 15 मिनट के टाइम में हम 50 क्वेश्चंस देखेंगे। तो दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण कब शुरू किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं A 15 जनवरी, B 16 जनवरी, C 17 जनवरी और D 18 जनवरी। दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण 15 जनवरी को शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण 15 जनवरी को लॉन्च होगा। देश के सभी राज्यों के 600 जिलों में यह योजना लॉन्च की जाएगी। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा इसका प्रायोजन किया गया है। इस चरण में कोरोना से संबंधित कौशल योजना पर ध्यान केंद्रित रहेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के सर्टिफिकेट पूरे देश में मान्य होते हैं और इस ट्रेनिंग का SSC द्वारा स्वीकृत मूल्यांकन एजेंसी द्वारा मूल्यांकन होता है, जिस आधार पर सरकारी प्रमाण पत्र तथा स्किल कार्ड मिलता है। दोस्तों जो लोग 12th पास होते हैं या ग्रेजुएट भी होते हैं, इसके थ्रू डिप्लोमा करना चाहें तो कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट डिप्लोमा होते हैं और उसके थ्रू आपको जो रोजगार मेला लगते हैं वहाँ पे भी हेल्प मिलती है और वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस बताता है कि आपको क्या जॉब मिल सकती है। देखें दोस्तों, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की तरफ तो इसके कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हैं और राज्य मंत्री राजकुमार शाह हैं और इसकी स्थापना 9 नवंबर 2014 को हुई थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आपका अगला प्रश्न है, किस देश ने चीन के झिंजियांग क्षेत्र से कपास टमाटर उत्पादों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं A UK, B फ्रांस, C कनाडा और D USA। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में USA ने चीन के झिंजियांग क्षेत्र से कपास टमाटर उत्पादों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है और यह प्रतिबंध अमेरिका ने बंदियों से ज़बरदस्ती काम कराने के कारण चीन के शिनजियांग प्रांत से कपास और टमाटर उत्पादों के आयात पर रोक लगाई है। दोस्तों आपको बता दें, झिंजियांग क्षेत्र पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ उइगरों के बंदियों या जेल कर्मियों से कपास और टमाटर के उत्पाद ज़बरदस्ती बनवाए जाते हैं, इसलिए यह मानवता के खिलाफ कार्य है और उसका बहिष्कार करने के लिए अमेरिका ने यहाँ पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका की तरफ नज़र डालें दोस्तों, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है तथा यहाँ की मुद्रा US डॉलर है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति या होने वाले राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो 20 जनवरी को अपनी शपथ लेंगे, तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं और ये दोनों टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुने जा चुके हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, जो अमेरिका के इतिहास में पहली बार है। यह भी ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है और इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि अमेरिका के इतिहास में कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, और अगर यह प्रस्ताव पारित होता है तो वो ट्रंप पहले वहाँ के राष्ट्रपति बनेंगे। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, किस पड़ोसी देश के विदेश मंत्री 14 से 16 जनवरी 2021 से भारत के दौरे पर आएंगे? आपके ऑप्शंस हैं A बांग्लादेश, B नेपाल, C म्यांमार और D भूटान। दोस्तों आपको बता दें, नेपाल के विदेश मंत्री 14 से 16 जनवरी 2021 से भारत के दौरे पर आएंगे और नेपाल के विदेश मंत्री वर्तमान में प्रदीप कुमार ग्यावली हैं जो इस दौरे पर आएंगे और वे इस दौरे के साथ छठी भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक में भी भाग लेंगे। दोस्तों अगर नज़र डालें नेपाल की तरफ, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है तथा यहाँ की मुद्रा रुपया है। यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली हैं तथा राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं और नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल से भारत के 5 राज्य सीमा लगाते हैं, जिनके नाम हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। और दोस्तों यहाँ पर
मतलब भारत और नेपाल के बीच में एक युद्धाभ्यास भी होता है जिसका नाम है सूर्य किरण युद्धाभ्यास। और यह अगर कब से कब तक चला यह पूछा जाए तो 3 से 16 दिसंबर 2020 तक युद्धाभ्यास चला, सूर्य किरण युद्धाभ्यास। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए सर्वेक्षण के मुताबिक 2016 से 2020 के बीच दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले टेक हब कौन रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए लंदन, बी पेरिस, सी बेंगलुरु और डी बर्लिन। तो दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में हुए सर्वेक्षण के मुताबिक 2016 से 2020 के बीच दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला टेक हब बेंगलुरु रहा है। बेंगलुरु 2016 से दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होने वाला परिपक्व तकनीकी परिस्थिति तंत्र बनकर उभरा है। इसके बाद यूरोपीय शहर लंदन, म्यूनिख, बर्लिन और पेरिस हैं। बेंगलुरु में 2016 में निवेश 1.3 अरब डॉलर था, जो 2020 में 5.4 गुना बढ़कर 7.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। और इस सूची में भारत का एक और शहर मुंबई 6वें स्थान पर है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? आपके ऑप्शंस हैं ए बाइजू, बी फ्लिपकार्ट, सी अमेजॉन और डी रिलायंस। दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में नीति आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ हाथ मिलाया है। भारत में महिला उद्यमियों के लिए सामुदायिक अनुभव को बढ़ाने के प्रयास में ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट और नीति आयोग महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का नया संस्करण लॉन्च करने के लिए एक साथ आए हैं। दोस्तों इसकी तरफ और देखें तो द वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP एक एकीकृत एक्सेस पोर्टल है जो भारत की विभिन्न स्थानों पर रहने वाली महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए एक साथ लाता है। तो यह नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए एक भारत सरकार का बहुत बड़ा कदम है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सुरक्षा मामलों एवं मंत्रिमंडलीय समिति में वायुसेना के लिए कितने तेजस हल्के लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शंस हैं ए 63, बी 73, सी 83 और डी 93। दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में सुरक्षा मामलों एवं मंत्रिमंडलीय समिति ने वायुसेना के लिए 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में भारतीय वायुसेना के लिए 73 हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1A तथा 10 तेजस MK-1 ट्रेनर विमानों को खरीद की मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों आपको और बताएं इसके बारे में अगर तो यह कुल 83 तेजस विमान 48,000 करोड़ की लागत के होंगे। सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता अगर कौन करता है यह पूछें, CCS की अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है। हल्के लड़ाकू विमान या लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम को भारत सरकार ने 1984 में शुरू किया था तथा LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का डिजाइन रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत वैमानिकी विकास एजेंसी द्वारा तैयार किया जाएगा तथा LCA का विनिर्माण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से पूरा रिपीट कर दूंगा, अच्छे से लिख लेना। इसमें कम से कम आपके 6 क्वेश्चन छुपे हैं कि यह कुल 83 तेजस विमान की लागत क्या होगी, तो 48,000 करोड़ होगी। CCE की अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम की शुरुआत 1984 में हुई थी। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का डिजाइन रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत वैमानिकी विकास एजेंसी द्वारा तैयार किया जाएगा तथा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का विनिर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी पटना बिहार, सी भोपाल मध्य प्रदेश और डी भुवनेश्वर उड़ीसा। दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने राज्य में अपनी तरह के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया जिसका उद्देश्य आम लोगों के बीच अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपायों पर जागरूकता पैदा करना है। दोस्तों यह फायर पार्क भुवनेश्वर में ओडिशा फायर एंड डिजास्टर अकादमी के परिसर के अंदर स्थित है। इसके साथ ही अग्निशमन सेवा के ऑनलाइन पोर्टल
अग्निशम सेवा को भी लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों पोर्टल का भी नाम याद रखें कि अग्निशम सेवा नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है और यह भी उड़ीसा में ही लॉन्च किया गया है। दोस्तों नज़र डालेंगे उड़ीसा की तरफ, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तथा वर्तमान राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सदर जापारोवा को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए तुर्कमेनिस्तान, बी किर्गिस्तान, सी कजाकिस्तान और डी अफगानिस्तान। दोस्तों आपको बता दें हाल ही में सदर जापारोवा को किर्गिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया है। किर्गिस्तान के में राष्ट्रपति पद के चुनाव में सबसे आगे रहे सदर जापारोवा ने चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की। केंद्रीय चुनाव आयोग के अनुसार जापारोवा ने 79% वोट जीते हासिल किए। दोस्तों किर्गिस्तान की तरफ नज़र डालें तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक तथा यहाँ की मुद्रा किर्गिस्तानी सॉम है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, ब्रेकआउट इकोनॉमीज सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं, ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड और डी फोर्थ। दोस्तों आपको बता दें ब्रेकआउट इकोनॉमीज सूची में भारत 4th स्थान पर रहा है। ब्रेकआउट, और इसके बारे में और देखें तो यह डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड टफ्ट्स यूनिवर्सिटी फ्लेचर स्कूल ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी कर तैयार किया। इस समूह में चीन शीर्ष पर रहा तथा इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर रहा है और हमारा भारत 4थे स्थान पर है। यह तेजी से बढ़ती मांग तथा नवाचार के संयोजन के कारण डिजिटल क्षमता के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 4 आपूर्ति प्रमुख ड्राइवरों, ध्यान देना दोस्तों, ड्राइवरों पर आपूर्ति की स्थिति, मांग की स्थिति, संस्थागत पर्यावरण और नवाचार और परिवर्तन में 160 संकेतकों के संयोजन के आधार पर कुल 90 अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया। अब दोस्तों इसमें से सवाल कैसे बनेंगे आप वो भी देख लें कि यह कुल कितनी अर्थव्यवस्थाओं पर अध्ययन किया गया, तो 90 पर। कितने संकेतकांक थे? 160 संकेतकांक थे। ड्राइवर कितने थे? 4 थे। और कौन से थे? आपूर्ति की स्थिति, मांग की स्थिति, संस्थागत पर्यावरण और नवाचार और परिवर्तन। दोस्तों और यह किस बेस पे किया जाता है? अगर किस बेस पे इसको रैंकिंग दी जाती है तो तेजी से बढ़ती मांग तथा नवाचार के संयोजन के कारण डिजिटल क्षमता के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कायाकल्प पुरस्कार योजना को किसने जीता? आपके ऑप्शंस हैं, एम्स दिल्ली, एम्स जयपुर, एम्स भुवनेश्वर और एम्स हैदराबाद। दोस्तों आपको बता दें हाल ही में कायाकल्प पुरस्कार योजना को एम्स भुवनेश्वर ने जीता है। संस्थान को लगातार तीसरे साल स्वच्छता के लिए 20 श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ केंद्र सरकार के अस्पताल के रूप में चुना गया है। एम्स भुवनेश्वर को प्रदर्शन के लिए 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिलेगा। इससे पहले 2018 और 2019 में श्रेणी बी अस्पतालों, मतलब 100 बेड से कम जो होते हैं उन्हें श्रेणी बी में रखा जाता है, के बीच देश का दूसरा सबसे स्वच्छ अस्पताल बना तथा पुरस्कार के साथ पुरस्कार राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए भी मिले थे। किसे? एम्स भुवनेश्वर को। तो एम्स भुवनेश्वर लगातार 3 सालों से इस रैंकिंग में आ रहा है। दोस्तों इसे भी याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, 15 जनवरी को भारत भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए राष्ट्रीय युवा दिवस, बी राष्ट्र सेना दिवस, सी शहीद दिवस और डी मतदाता दिवस। दोस्तों आपको बता दें 15 जनवरी को भारत भर में राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जाता है। हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। इस साल भारत का 73वां सेना दिवस मनाया जाएगा। यह दिन सैन्य परेडों, सैन्य प्रदर्शनियों व अन्य कार्यक्रमों के साथ नई दिल्ली व सभी सेना मुख्यालयों में मनाया जाता है। सेना दिवस के अवसर पर पूरा देश थल सेना की वीरता, अदम्य साहस, शौर्य और उसकी कुर्बानी को याद करता है। साथ ही इसको अगर 15 जनवरी के दिन क्यों मनाया जाता है दोस्तों यह भी बता दें, तो यह दिवस भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल पद की शपथ ली थी। दोस्तों बाकी ऑप्शंस पर नज़र डालेंगे तो युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है और 23 मार्च को भी यह मनाया जाता है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की याद में तथा 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में, और 21 अक्टूबर को
पुलिस वाले अपना शहीद दिवस मनाते हैं, इंडियन पुलिस। और आखिरी ऑप्शन मतदाता दिवस, तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। देखते हैं दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न, और आज का आखिरी प्रश्न है मुंबई की भौतिकी वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को किस देश के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए जापान, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया और डी अफ्रीका। दोस्तों आपको बता दें मुंबई की भौतिकी वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को फ्रांस देश के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। हाल ही में मुंबई की भौतिकी वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को फ्रांस और इंडिया के बीच सहयोग के कारण बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए फ्रांस के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। वे हाई एनर्जी फिजिक्स भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में प्रोफेसर हैं। देखें दोस्तों अगर फ्रांस की तरफ, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यहाँ की मुद्रा यूरो तथा CFA फ्रैंक है। फ्रांस और भारत के बीच में युद्धाभ्यास देखें तो हाल ही में स्काईरोस युद्धाभ्यास और शक्ति युद्धाभ्यास 2019 में हुआ था। स्काईरोस युद्धाभ्यास राजस्थान में हुआ है, जोधपुर में। और अगर एक और देखें तो भारत ने राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से ही खरीदे हैं। दोस्तों यहाँ हमारी क्लास ख़त्म होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मेहनत को सफल कर सकता है। और अगर आप हमारी टीम से इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से हमारी टीम से इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। और एक बार फिर से वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।